दोस्तों, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें यह पता होना चाहिए कि एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर क्या होती हैं। लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं और अक्सर नए स्टूडेंट्स इनको घबरा कर इन्हें स्किप कर देते हैं और इनके फॉर्मूले रटकर जैसे तैसे एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो आगे और भी कन्फ्यूजन्स खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इनको समझ लेते हैं तो आगे हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर आप एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से और इस टॉपिक को विजुलाइज करके समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर यह तीनों ही एसी सर्किट में होती हैं, यह डीसी सर्किट में नहीं होती, क्योंकि हमें पता है एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट साइनसॉइडल नेचर में बदलते हैं। इन तीनों पावर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसके अक्रॉस एक रेजिस्टिव लोड लगा है। तो जैसे कि हमारे लोड को ये वोल्टेज मिल रहा है और इसमें से यह करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं तो ये क्या होगी। मान लीजिए इस इंस्टेंट पर यह वोल्टेज की वैल्यू है, इसे हम मल्टीप्लाइड करा देंगे इस इंस्टेंट पर जो करंट की वैल्यू है उससे, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। इसे इंस्टेंटेनियस पावर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसे इस इंस्टेंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। यह इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पावर क्या नेगेटिव हो सकती है? तो दोस्तों, जब पावर हमारे सोर्स द्वारा लोड को दी जा रही हो तो उसे हम पॉजिटिव पावर बोलेंगे, और अगर हमारा लोड उल्टा सोर्स को पावर दे रहा है तो उसे हम नेगेटिव पावर बोलेंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्टिव पावर क्या होती है। इस एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि हमारा जो लोड है वह रेजिस्टिव नेचर का है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ अचीव करेंगे। इसी प्रकार दोनों ही एक साथ जीरो होंगे और फिर दोनों एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम होंगे। तो जैसे कि मुझे इस इंस्टेंट पर पावर को कैलकुलेट करना है, तो मैं इस इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है और इस इंस्टेंट पर जो करंट है उन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो यहाँ कहीं होगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं। यहाँ से यहाँ तक पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक पावर की वैल्यू अगेन पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू नेगेटिव है और दो नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिव लोड के केस में पावर किसी भी इंस्टेंट पर पॉजिटिव होती है और इस पावर को हम एक्टिव पावर बोलते हैं। दोस्तों, यह हमेशा सोर्स से लोड को मिलती है और यही पावर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है, यानी इसकी वजह से हमें लाइट, साउंड या मोशन मिलता है। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट वाट होती है और इसका वास्तविक फॉर्मूला होता है VI cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वह वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल है। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिव लोड है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी एंगल है 0 और पावर फैक्टर की वैल्यू है 1। अब समझेंगे रिएक्टिव पावर को। इसके लिए हम रजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे एक इंडक्टर से, और जैसा कि हम जानते हैं इस कंडीशन में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाएगा, यानी जो करंट है वह वोल्टेज से 90 डिग्री बाद मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक हर इंस्टेंट पर पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पावर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव है और ये नेगेटिव पावर हमको बता रही है कि लोड से सोर्स को एनर्जी मिल रही है। यहाँ अगेन पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू नेगेटिव है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की पावर लोड और सोर्स के बीच में डोलती रहती है। मतलब पॉजिटिव साइकिल में यह सोर्स द्वारा लोड को मिलती है और लोड में स्टोर हो जाती है और फिर यह नेगेटिव साइकिल में वापस रिटर्न आ जाती है। मतलब यह सोर्स और लोड के बीच में डोलती रहती है और इस पावर को रिएक्टिव पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर किसी भी नॉन लीनियर डिवाइस के कारण आ सकती है, जैसे कि इंडक्टर या कैपेसिटर। तो नॉन लीनियर डिवाइस ऐसा कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, जो कैपेसिटर होते हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर इस एनर्जी को वापस रिटर्न दे देते हैं। इसी प्रकार इंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उसमें एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब यह मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होती है यानी गायब होती है तो यह स्टोर्ड एनर्जी वापस से सोर्स में आ जाती है। तो दोस्तों, रिएक्टिव पावर की क्या प्रॉपर्टी होती है? यह पॉजिटिव भी होती है और यह नेगेटिव भी होती है।
यह सोर्स से लोड को मिलती है, फिर वापस लोड से सोर्स में आ जाती है। यानी इसका सोर्स और लोड के बीच में आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन यह कोई यूजफुल वर्क में नहीं बदल पाती। दोस्तों इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या इसे शॉर्ट में वार भी बोलते हैं। क्योंकि इस केस में इंडक्टर हमने माना है तो इसे इंडक्टिव वार बोलेंगे, और अगर यहीं पर कैपेसिटर लगा होता तो इसे हम कैपेसिटिव वार बोलते। दोस्तों इसे वॉटलेस पावर भी बोला जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर कैपेसिटर लगा हो, हमारा करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर जाएगा, यानी वह वोल्टेज से पहले ही मैक्सिमम हो जाएगा और वोल्टेज से पहले ही नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके केस में भी रिजल्टेंट पावर जीरो होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में वह सोर्स से लोड को मिलेगी और नेगेटिव साइकिल में पूरी की पूरी रिटर्न आ जाएगी। अगेन यह किसी यूजफुल वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो दोस्तों अभी तक हमने जो समझा, इसको समराइज करते हुए हम अपरेंट पावर को भी समझेंगे। तो जैसे पहले रेजिस्टिव लोड के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो एक्टिव पावर क्या होगी, P = VI cos थीटा, और क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो cos 0 होगा 1, यानी एक्टिव पावर जो होगी वह होगी VI वॉट। इसी प्रकार से रेजिस्टिव लोड के केस में रिएक्टिव पावर क्या होगी, Q = VI sin थीटा, और क्योंकि थीटा 0 है और साइन 0 होता है 0, यानी 0, यानी इसके केस में कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होगी। अब दोस्तों जो अपेरेंट पावर होती है वह सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वोल्टेज और करंट का, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। तो रेजिस्टिव लोड के केस में हमारी जो अपेरेंट पावर होगी वही एक्टिव पावर के बराबर होगी और रिएक्टिव पावर होगी 0। तो इसे अपेरेंट पावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सिस्टम के अंदर यह कंज्यूम हो रही है, और सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या होता है यह हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर बताते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर लगा दूं और पावर को कैलकुलेट करूं V × I वाले फॉर्मूले से, तो मुझे जो पावर मिलेगी वह अपेरेंट पावर होगी, क्योंकि उससे मुझे वोल्टेज और करंट के बीच में अगर फेज डिफरेंस होगा तो वह पता नहीं चलेगा, तो मुझे तो लगेगा कि मेरी सारी की सारी पावर यूज हो रही है। लेकिन अगर वास्तव में यहाँ पर इंडक्टिव लोड लगा होगा तो सारी की सारी पावर रिटर्न आ जाएगी और कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो इसलिए इसे अपेरेंट पावर बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल स्थिति हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर से ही पता लगती है। इसी प्रकार से दोस्तों इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। इस केस में एक्टिव पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 होता है 0, और इस केस में पूरी की पूरी पावर जो होगी वह रिएक्टिव पावर होगी, क्योंकि sin 90 क्या होता है 1। तो इस केस में जो हमारी अपेरेंट पावर होगी, जो हमें लगेगा कि सिस्टम में यूज हो रही है, वह वास्तव में पूरी की पूरी रिएक्टिव पावर होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से कैपेसिटर के केस में होगा, यहाँ पर करंट लीड करेगा और अगेन 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्टिव पावर 0 होगी और रिएक्टिव पावर हो जाएगी VI, और यही बिल्कुल बराबर हो जाएगी अपेरेंट पावर के। तो यहाँ पर हमने जो देखे यह सारे स्टैंडर्ड केस हैं। वास्तव में दोस्तों जो ज़्यादातर लोड्स होते हैं वह रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर के होते हैं। जैसे कि हमारे घर में फैन लगा हुआ है तो उसकी कॉइल में रेजिस्टेंस भी होगा, और क्योंकि वह खुद एक कॉइल है तो उसके अंदर इंडक्टेंस भी होगा। तो एक्चुअली में ज़्यादातर लोड रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर के होते हैं। कुछ लोड हो सकते हैं इंडस्ट्री में जो रेजिस्टिव प्लस कैपेसिटिव नेचर के हों, लेकिन हमको ज़्यादातर लोड इसी ही नेचर के देखने को मिलेंगे। तो इस केस में करंट जो होगा वह वोल्टेज से कुछ ना कुछ एंगल पीछे रह जाएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिक्स लोड है। तो इस केस में एक्टिव पावर क्या होगी, जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज और करंट के बीच में 36 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो लगभग हमारा जो cos थीटा हो जाएगा वह हो जाएगा 0.8। तो यानी हमारी जो एक्टिव पावर होगी वह होगी P = VI 0.8 वॉट। इसी प्रकार से रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, sin 36 डिग्री लगभग 0.6 होगा, तो हमारी जो रिएक्टिव पावर हो जाएगी यह हो जाएगी VI × 0.6, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और लास्ट में अपेरेंट पावर कितनी होगी, वह होगी सीधा सीधा वोल्टेज × करंट। तो दोस्तों यह होती हैं एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यह तीनों क्या होती हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अंत में हम आपसे बोलेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।